हेलो डियर एस्पिरेंट्स, नमस्कार। शिक्षा धाम लॉ इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी को पता है कि 19 जनवरी 2025 को राजस्थान एपीओ का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन आयोजित किया जाने वाला है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए आज से ही हम राजस्थान एपीओ के सारे माइनर एक्ट को बारी बारी से यहां पर डील करेंगे। एक रैपिड रिवीजन सेशन में आपके लिए लेके आया हूं। इस सेशन की कड़ी में आज हम प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 को डील करने वाले हैं। इस एक्ट को हम प्री एज वेल एज मेन एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डील करने वाले हैं। क्योंकि प्री में तो इसके कुछ एक ही सेक्शन आने वाले हैं, लेकिन मेंस में ये पूरा एक्ट पूछा जाने वाला है। तो देखते हैं हम आज से प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। जैसा कि आपको पैनल फाइल पर दिख रहा है कि इस एक्ट का नाम है द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट 1958, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम। अपराधी परिवीक्षा अधिनियम कब का एक्ट है? ये आप सभी को पता है 1958 का है। जैसा कि इसके नाम से ही हमको ज्ञात हो रहा है कि दिस एक्ट इज फॉर द ऑफेंडर्स, अपराधियों के लिए है, नॉट फॉर द एक्यूज्ड, अभियुक्त के लिए नहीं। व्हेन द कोर्ट कन्विक्ट एनी पर्सन, व्हेन द कोर्ट कन्विक्ट एन अक्यूज्ड पर्सन, देन द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। जब कभी न्यायालय किसी भी अभियुक्त को दोष सिद्ध कर देता है, तब अपराधी परिवीक्षा अधिनियम अस्तित्व में आता है, अदरवाइज नहीं, नॉट, अन्यथा नहीं। कैसे? सपोज दैट कोई पर्सन है जिसका नाम है चिंटू। चिंटू हैज कमिटेड एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 379 ऑफ आईपीसी। धारा 379 भारतीय दंड संहिता से दंडनीय अपराध चिंटू ने कमिट किया है। अब यहां पर चिंटू का यह पहला अपराध था, इट वॉज फर्स्ट ऑफेंस ऑफ द चिंटू। चिंटू के अगेंस्ट नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड, कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं की गई है। उसका एक अच्छा चरित्र, गुड कैरेक्टर है, और सरकमटेंसेस ऐसे थे उसको वो कंपील होके, मजबूर होके वो ऑफेंस करना पड़ा। तो यहां पर कोर्ट पहले चिंटू को कन्विक्ट करके फिर उसको सुना जाएगा ऑन द क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस, हियरिंग ऑन क्वेश्चन ऑफ सेंटेंस। सजा के बिंदु पर जब न्यायालय सुनता है, देन एट दैट पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस द प्रोविजंस ऑफ प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट केम इनटू एग्जिस्टेंस। तब चिंटू कोर्ट के समक्ष तर्क करेगा, कोर्ट के समक्ष निवेदन करेगा कि ये इट वॉज माई फर्स्ट ऑफेंस, देर इज नो प्रीवियस कन्विक्शन अगेंस्ट मी, आई हैव गुड कैरेक्टर, आई बिलोंग्स टू वेरी रेप्यूटेड फैमिली। तो यहां पर कोर्ट को यदि उचित लगेगा, और ये उसका प्रथम बार का अपराध है, और परिवीक्षा अधिनियमों के पैरामीटर्स, प्रावधानों के तहत वो फॉल हो रहा है, उसका जो सेक्शन है, तो द कोर्ट में एट वंस इंस्टीड ऑफ गिविंग पनिशमेंट रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन। ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय सजा देने की बजाय परिवीक्षा पर छोड़ देगा। क्या लाइन बोली मैंने? इंस्टीड ऑफ गिविंग पनिशमेंट रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन, उसको सजा देने के बजाय परिवीक्षा पर छोड़ देगा। तो मैं आपको बस इतनी सी बात समझाना चाह रहा था अभी कि ये एक्ट कब एग्जिस्टेंस में आएगा। ये लाइक एविडेंस, आईपीसी, सीआरपीसी जो कि पैरेलल चलते हैं, उनकी तरह नहीं है। ये तो when the court convict any accused, तब ये एक्ट काम में आता है, यूजफुल होता है, राइट? जब ये एक्ट नहीं था तब क्या प्रोविजन का बेनिफिट नहीं दिया जाता था? नो, दिया जाता था। सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता का सेक्शन 360 धारा 360 ऐसे प्रावधान करता था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अरेंजमेंट ऑफ सेक्शंस, कितने इसमें सेक्शन हैं। तो टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं इसमें फ्रेंड्स, आप सभी को पता है। टोटल नंबर ऑफ सेक्शन इसमें 19 है। एक्ट नंबर क्या है, अधिनियम संख्या क्या है? तो इसका अधिनियम संख्या 20 या 20 प्रिलिमिनरी एग्जाम में पूछा जा सकता है। कितने सेक्शंस हैं, कितना इसका एक्ट नंबर है,
और ये कब इनेक्ट किया गया और कब एनफोर्समेंट में आया। तो ये पर्टिकुलर हर एक स्टेट में अलग अलग डेट को प्रवर्तन में आया, एनफोर्समेंट में आया। तो ये एक्ट है, इनेक्ट कब किया गया, ये कब अधिनियमित किया गया, तो ये 16 मई 1958, 16 मई 1958 को तो इसको इनेक्ट किया गया। और ये कब एनफोर्स आया, पर्टिकुलरली वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ राजस्थान। राजस्थान राज्य में इसको 1 अक्टूबर 1962 को इसको प्रवर्तन में लाया गया, 1 अक्टूबर 1962। तो अभी हमने बात ही बातों में 4 प्री के सेक्शन और 4 प्री के क्वेश्चन तैयार कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये टोटल नंबर ऑफ सेक्शन कितने हैं, ऑप्शन में आएगा 19, 20, 21, 22। तो 19 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। एक्ट नंबर क्या है, अधिनियम संख्यांक क्या है, अधिनियम संख्यांक है 20। ठीक है, कब इसको अधिनियमित किया गया, ये अधिनियमित की दिनांक है, कब इसको अधिनियमित किया गया, तो इसको 16 मई 1958 को अधिनियमित किया गया। और कब ये प्रवर्तन में आया, कब ये प्रवर्तित हुआ, तो 1 अक्टूबर 1962, राइट। अब इसके बाद में हम देखेंगे कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट, अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का उद्देश्य क्या है। फॉर व्हाट पर्पस दिस एक्ट हैज बीन एनेक्टेड बाय द लेजिस्लेचर, विधायिका के द्वारा किस प्रयोजन के लिए, किस उद्देश्य के लिए इस एक्ट को, इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। ये मेंस का क्वेश्चन हो सकता है कि व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। तो हमको क्या करना है, हमको 2 चीजों को ध्यान रखना है। ये एक्ट किस चीज के लिए प्रोवाइड करता है, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन, पहली चीज, और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयरविद। तो जो 2 चीजों के लिए ये एक्ट को अधिनियमित किया गया है, किस चीज के लिए, रिलीज ऑफ ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन, अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ने के लिए, और आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, और सम्यक भर्त्सना के बाद पश्चात छोड़ने के लिए। तो 2 चीजें निकल के आई, आफ्टर ऑफेंडर को रिलीज करेगा प्रोबेशन पर, परिवीक्षा पर, रिलीज ऑफ ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन, एंड आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। तो 2 शब्द हमारे पास निकल के आए, प्रोबेशन पर छोड़ना और एडमोनिशन पर छोड़ना। तो सेक्शन 3 talks about the admonition while section 4 talks about on probation। धारा 3 बात करती है सम्यक भर्त्सना के पश्चात कतिपय मामलों में अपराधियों को छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, while section 4 provides the provision की पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर प्रोबेशन या ऑन प्रोबेशन, कतिपय मामलों में सदाचार पर न्यायालय की कुछ अपराधियों को परिवीक्षा पर छोड़ देने की शक्ति। ठीक है, तो ये इसका हमको ऑब्जेक्ट, उद्देश्य इस अधिनियम का हम पढ़ चुके हैं। फिर बात आती है सेक्शन 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट। अधिनियम का संक्षिप्त नाम क्या है, एक्सटेंट विस्तार क्या है, और कमेंसमेंट कब से यह प्रभावी होगा। तो दिस एक्ट मे बी कॉल्ड द प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट। इस अधिनियम का नाम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम है और ये होल ऑफ इंडिया में एक्सटेंड करता है, संपूर्ण भारत क्षेत्र पर लागू होता है। आफ्टर एनेक्टमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के आने के बाद अब ये जम्मू कश्मीर ये पर भी लागू होता है, होल ऑफ इंडिया पर लागू होता है। इट शैल कम इनटू फोर्स इन अ स्टेट ऑन सच डेट एज द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट अपॉइंट एंड डिफरेंट डेट्स में बी अपॉइंटेड फॉर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द स्टेट। फ्रेंड्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया था लेक्चर के स्टार्टिंग में कि हर एक स्टेट में इस एक्ट को अलग अलग डेट्स को एनफोर्समेंट में लाया गया है, एनफोर्स में लाया गया है। तो ये देखो ये बात लिखी हुई है। तो हमने बात की थी
कि ये कब एनफोर्स हुआ था अधिनियम, तो हम इसको देख ही चुके हैं। 1 अक्टूबर 1962 को इस अधिनियम को लेके आया गया। अब बात आती है डेफिनेशन की। ओनली 4 डेफिनेशन हैज बीन प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट। इस अधिनियम में 4 परिभाषाओं को परिभाषित किया गया है। देखते हैं। सबसे पहला है कोड, संहिता। संहिता किसको बोलोगे? कोड मींस द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। यहां पर 1898 लिखा हुआ है, ओल्ड सीआरपीसी की बात है। अब 1973 है। और अब आने वाले आगामी जो जुडिशरी की तैयारी करेंगे एपीओ में, तो हालांकि अभी आरपीएससी ने ओल्ड लॉज ही पूछे हैं, लेकिन अब ये बदल जाएगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023, राइट। इसके बाद में प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी। परिवीक्षा अधिकारी किसको कहोगे? तो प्रोबेशन ऑफिसर मींस एन ऑफिसर, कोई ऐसा अधिकारी जो कि अपॉइंट किया गया है, जिसको नियुक्त किया गया है। टू बी या प्रोबेशन ऑफिसर, कोई भी ऐसा अधिकारी जिसको परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है और रिकॉग्नाइज्ड एज सच अंडर सेक्शन 13 और धारा 13 में मान्यता प्राप्त है। और रिकॉग्नाइज्ड तो कोई भी ऐसा अधिकारी जिसको अपॉइंट किया गया है एज ए प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है, या वो धारा 13 में मान्यता प्राप्त है। तो 2B की बात आई। सी में है प्रेस्क्राइब, विहित, मींस प्रेस्क्राइब्ड बाय रूल्स मेड अंडर दिस एक्ट, कि इस अधिनियम में जो नियम बने हुए हैं उनमें जो विहित किया गया है। फिर आती है कि जो शब्द और अभिव्यक्तियां, वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस यूज्ड हियरिन, यहां पर उपयोग में लाए गए, यहां पर मतलब प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट में यूज किए गए हैं, बट नॉट डिफाइंड हियर, लेकिन यहां परिभाषित नहीं है, तो उनका मतलब कहां से लिया जाएगा? उनका मतलब सीआरपीसी 1973 से लिया जाएगा। शेल हैव द सेम मीनिंग्स रेस्पेक्टिवली असाइन टू देम इन दैट कोड, उस कोड में जो उनका मीनिंग है, उनका जो अर्थ है, उनका जो मतलब है, वहीं से लिया जाएगा, राइट। तो इसमें 4 डेफिनेशन थी। 2A में तो था कोड, संहिता, 2B में था प्रोबेशन ऑफिसर, परिवीक्षा अधिकारी, 2C में था प्रेस्क्राइब्ड, विहित, और 2D में था वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन यूज्ड हियरिन बट नॉट डिफाइंड, बट डिफाइंड अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर शैल हैव द सेम मीनिंग असाइन्ड टू देम इन दैट पर्टिकुलर कोड। ठीक है, तो हमारा यहां तक ये क्लियर हुआ। इसके बाद में अब हम आते हैं सेक्शन 3 के पास। अब ये 4 जो डेफिनेशन है, प्री में सेक्शन 1 दे रखा है, सेक्शन 2 दे रखा है, सेक्शन 6 दे रखा है, सेक्शन 7 दे रखा है। तो 1 और 2 में से कुछ भी पूछा जा सकता है। एनीथिंग कैन बी आस्क्ड इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन ऑफ एपीओ। तो यहां पर यह भी पूछा जा सकता है कोड कहां डिफाइन है, तो 2A में, 2B में, 2C में, 2D में, कुछ भी, ये सारे आपको मगअप करने, कंठस्थ करने हैं। इसके बाद में हम चलते हैं सेक्शन 3 पर। पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन एडमोनिशन। कतिपय मामलों में न्यायालय की कुछ अपराधियों को सम्यक भर्त्सना पर छोड़ देने की शक्ति। अब इसको समझते हैं, इस सेक्शन को हम समझते हैं। देखिए होता क्या है, जो सेक्शन 3 है ना, उसके लिए कुछ पैरामीटर्स हैं यहां पर, जो कि कोर्ट हैव टू टेकन इनटू द कंसिडरेशन बिफोर रिलीजिंग एनी पर्सन आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। न्यायालय किसी भी व्यक्ति को सम्यक भर्त्सना पर छोड़ देने से पहले कुछ एक पैरामीटर्स हैं, उनको कंसीडर करेगा, उनको ध्यान में रखेगा। अच्छा, सेक्शन 3 है वो कि एक लिमिटेड कुछ एक सेक्शन है और कुछ पनिशमेंट है जो प्रेस्क्राइब की गई है, वहीं पर वो एप्लीकेबल होगा। तो सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे, व्हाट इज ड्यू एडमोनिशन। सम्यक भर्त्सना का मतलब क्या है, ड्यू एडमोनिशन का मतलब क्या है। तो ड्यू एडमोनिशन का मतलब है डांट फटकार के छोड़ देना, डरा धमका के छोड़ देना। जैसे कोर्ट ने कह दिया, इफ यू कमिटेड एनी ऑफेंस लाइक दिस इन फ्यूचर यू विल बी सेंट बिहाइंड द बार। यदि आपने ऐसा कोई भविष्य में अपराध किया तो आज तो आपको छोड़ दे रहे हैं, लेकिन आपने अगर भविष्य में किया तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा। एक चेतावनी देकर किसी अपराधी को छोड़ देना। अब देखेंगे सेक्शन जो 3 है, जो सेक्शन 3 है वो कहां पर एप्लीकेबल होती है। जब कभी भी न्यायालय, व्हेनेवर द कोर्ट हैज कन्विक्टेड एनी पर्सन एनी अक्यूज्ड, जब न्यायालय किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कर देता है, कौन कौन सी सेक्शन में, सेक्शन 379, सेक्शन 380, सेक्शन 381,
सेक्शन 404, सेक्शन 420 किसका? आईपीसी का, भारतीय दंड संहिता की धारा 379, 380, 381, 300 और 404, 420 में किसी भी व्यक्ति की दोष सिद्धि हो जाती है, या किसी ऐसे ऑफेंस के लिए दोष सिद्धि हो जाती है जिसके लिए मैक्सिमम पनिशमेंट आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में 2 वर्ष है, उससे अधिक नहीं है, या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में 2 वर्ष तक वो ऑफेंस, वो अपराध दंडनीय है। द ऑफेंस इज पनिशेबल विद इन imprisonment of 2 years, up to the imprisonment of 2 years under IPC or under any other law for the time being enforced। प्लस करके और लिख लीजिए, कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि 2 years अप टू 2 years पनिशेबल है, किसमें? क्वेश्चन अंडर आईपीसी में, और किसमें? तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में, फॉर द लॉ टाइम बिंग एनफोर्स, तत्समय प्रवर्त विधि में। एंड द कोर्ट, अब इसके बाद देखो, पहली बात तो कोर्ट ये देखेगा क्या तेरा एक्ट इन धाराओं में से किसी एक में, या कोई ऐसा तूने ऑफेंस किया है जो 2 वर्ष तक ही पनिशेबल है। अब यहां पर कोर्ट की ओपिनियन, ओके आपने सपोज दैट 379 का ऑफेंस किया है, अब कोर्ट आगे बढ़ेगा, यहीं पर नहीं दिया जाएगा आपको, यहीं एडमोनिशन पर नहीं छोड़ दिया जाएगा। कोर्ट हैव टू टेकन इनटू कंसीडरेशन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस आल्सो, सर्टेन पैरामीटर्स आल्सो। अब न्यायालय क्या देखेगा, देखिए, अब कोर्ट यहां पर देखेगा कि कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, अपराधी का चरित्र कैसा है, क्या वो हैबिचुअल ऑफेंडर है, क्या वो पहले दोष सिद्धि उसकी हो चुकी है, क्या कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, नेचर ऑफ द ऑफेंस, अपराध की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ द ऑफेंस, सर्कमस्टांसेस ऑफ द ऑफेंस, किन परिस्थितियों में उस अपराध को कारित किया गया है, और अपार्ट फ्रॉम दीज ऑल देयर इज नो प्रीवियस कन्विक्शन हैज बीन प्रूव्ड अगेंस्ट सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि साबित नहीं की गई है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय उस अपराधी को ड्यू एडमोनिशन पर छोड़ देगा। तो मैंने क्या बताया, कुछ एक ये सेक्शंस जो कि आईपीसी में, या फिर कोई ऐसा अपराध जो कि 2 साल तक की सजा से दंडनीय है, या आईपीसी में या तत्समय प्रवर्त किसी अन्य विधि में, फॉर द लॉ टाइम बिंग एनफोर्स। फिर कोर्ट क्या देखेगा, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, अपराधी का चरित्र, नेचर ऑफ द ऑफेंस, अपराध की प्रकृति, सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, मामले की परिस्थितियां, एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन हैज बीन प्रूव्ड अगेंस्ट सच पर्सन, ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कोई पूर्व दोष सिद्धि नहीं की गई है, देन द कोर्ट में रिलीज सच ऑफेंडर ऑन ड्यू एडमोनिशन। अब देखो, जो हमने बोला उसको एक बार मैच कर लेते हैं सेक्शन 3 से। क्या सेक्शन 3 को अब एक बार बेरेक्ट से रीड कर लेते हैं फ्रेंड्स। देखो, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर एडमोनिशन व्हेन एनी पर्सन इज फाउंड गिल्टी, जब कोई व्यक्ति दोषसिद्ध पाया जाता है, कौन कौन से अपराध में, अंडर सेक्शन 379, 380, 381, 404, 420 ऑफ आईपीसी, और एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इंप्रिजनमेंट फॉर नॉट मोर देन 2 years, 2 वर्ष से अनधिक की अवधि से दंडनीय अपराध, और विद फाइन या जुर्माना, और विद बोथ या दोनों, अंडर आईपीसी और अंडर एनी अदर लॉ, एंड नो प्रीवियस कन्विक्शन इज प्रूव्ड, और कोई पूर्व दोष सिद्धि उसके विरुद्ध साबित नहीं की गई है, अगेंस्ट हिम बाय द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन दैट हैविंग रिगार्ड टू द सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, तथ्य की मामले की परिस्थितियों को देखते हुए, इंक्लूडिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस, अपराध की प्रकृति को देखते हुए, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, अपराधी का चरित्र देखते हुए, इट इज एक्सपेडिएंट सो टू डू, यह आवश्यक है करना, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इनफोर्स, किसी भी विधि में किसी भी बात के होते हुए हमको कोई मतलब नहीं होगा। द कोर्ट में इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग हिम टू एनी पनिशमेंट, न्यायालय उसको कोई भी सजा देने की बजाय रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, उसको सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ देगा, उसको किसी भी विधि में उसको दंड देने की बजाय या सेक्शन 4 पर छोड़ देने की बजाय रिलीज हिम आफ्टर ड्यू एडमोनिशन, उसको सम्यक भर्त्सना पर छोड़ देगा। एक्सप्लेनेशन फॉर द पर्पसेज ऑफ दिस सेक्शन, previous conviction against a person shall include any previous order made against him under this section or section 4। अब प्रीवियस कन्विक्शन का मतलब ये समझा रहे हैं कि इस धारा के प्रयोजन के लिए पूर्व दोष सिद्धि का मतलब वो भी होगा अगर किसी व्यक्ति को धारा 3 में कोई पहले ऑर्डर दे दिया गया है या धारा 4 का लाभ दे दिया गया है,
तो दैट विल ऑल्सो अमाउंट टू प्रीवियस कन्विक्शन। कहने का मतलब द बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन इज ओनली फॉर वंस, एक बार ही आप कोर्ट से मांग सकते हो। सपोज दैट किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया, उसको कोर्ट ने प्रोबेशन पर छोड़ दिया, ड्यू एडमोनिशन पर छोड़ दिया, उसके बाद में वो व्यक्ति कोई ऑफेंस फिर वापस से करता है 2-3 साल बाद, फिर वो कोर्ट से कहता है मेरा प्रथम अपराध है, तो कोर्ट कहेगा नो, यू हैव ऑल्सो बीन रिलीज्ड बाय द कोर्ट अंडर सेक्शन 3 और सेक्शन 4। तो ये एक्सप्लेनेशन है। तब ऐसी कंडीशन में बेनिफिट ऑफ प्रोबेशन कैन नॉट बी गिवन टू सच पर्सन। इसके बाद में हमने भी यही देखा था, बेयर एक्ट से हमने उसको देखा वापस से। फिर बात आती है सेक्शन 4 की, फिर बात आती है सेक्शन 4 की। धारा 4 किस बात की बात करता है? पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। कतिपय अपराधियों को सदाचार की परिवीक्षा पर छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति। When any person is found guilty of having committed an offense not punishable with death or imprisonment for life। देखो सेक्शन 3 तो एक लिमिटेड सेक्शन और लिमिटेड एक पनिशमेंट तक ही सीमित था, बट सेक्शन 4 का स्कोप वाइड है, विस्तृत एक इसका स्कोप है। अगर आपने कोई ऐसा अपराध किया है जो कि एलआई आजीवन कारावास और डेथ से पनिशेबल नहीं है, मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, ऐसा कोई आपने अपराध किया है, और द कोर्ट बाय विच द पर्सन इज फाउंड गिल्टी इज ऑफ ओपिनियन दैट, फिर वही बात है, हैविंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंस, कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर, अपराध की प्रकृति, अपराधी का चरित्र और तत्व की वो मामले की परिस्थितियां, तो क्या होगा? इट इज एक्सपेडिएंट टू रिलीज हिम प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, कि ये समीचीन है, ठीक समझता है न्यायालय उसको सदाचार पर छोड़ देने के लिए। देन द नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, तब तत्समय प्रवर्त किसी विधि में किसी भी बात के होते हुए भी, इर्रेस्पेक्टिव मतलब नहीं होगा कोर्ट को, द कोर्ट में इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग हिम एट वंस रिलीज हिम ऑन प्रोबेशन। देखो इंस्टीड ऑफ सेंटेंसिंग हिम, उसको सजा देने की बजाय एक बार उसको किसी भी सजा देने की बजाय डायरेक्ट दैट ही बी रिलीज्ड ऑन हिज एंटरिंग इनटू अ बॉन्ड, अगर वो बंद पत्र निष्पादित कर देता है तो उसको रिलीज कर दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए। ये बंद पत्र विद और विदाउट श्योरिटी, प्रतिभू के साथ और बिना प्रतिभू रहित भी हो सकता है। किस बात के लिए? टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन, कि जब कभी भी तुमको बुलाया जाए, जब कभी भी तुमको कोर्ट के समक्ष बुलाया जाए तो आप सजा सुनने के लिए न्यायालय के समक्ष उपस्थित होंगे। टू अपीयर एंड रिसीव सेंटेंस व्हेन कॉल्ड अपॉन ड्यूरिंग सच पीरियड, ऐसी पीरियड के, ऐसी कालावधि के दौरान, नॉट एक्सीडिंग 3 years। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है कि जो बंद पत्र जो दिया जाता है कोर्ट के समक्ष जो सेक्शन 4 में, उसको कितने वर्ष से अनधिक नहीं हो सकता, नॉट एक्सीडिंग 3 years एज द कोर्ट में डायरेक्ट, एंड इन द मीन टाइम टू कीप द पीस एंड बी ऑफ गुड बिहेवियर। और इस बीच ये जो बंद पत्र आपने निष्पादित किया है ना, इस कालावधि के दौरान, इस टाइम पीरियड के दौरान, यू हैव टू मेंटेन द कीप एंड पीस, यू हैव टू मेंटेन कीप द पीस एंड ऑफ गुड बिहेवियर। आपको परिशांति कायम रखनी होगी और आपको सदाचार बनाए रखना होगा समाज में, सोसाइटी में। इसके बाद में सेक्शन 4 का जो सबसेक्शन 2 है, इसका प्रोविजो भी हम एक बार देख लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट द कोर्ट शैल नॉट डायरेक्ट सच रिलीज ऑफ एन ऑफेंडर अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर और हिज श्योरिटी इफ एनी हैज ए फिक्स्ड प्लेस ऑफ अबोर्ड और रेगुलर ऑक्यूपेशन इन द प्लेस ओवर विच द कोर्ट एक्सरसाइजेज jurisdiction और in which the offender is likely to live during the period for which he enters into the bond। लेकिन न्यायालय कब तक उसको रिलीज नहीं करेगा ऑफेंडर को? जब तक अनलेस इट इज सेटिस्फाइड दैट द ऑफेंडर और हिज श्योरिटी, या तो अपराधी या प्रतिभू का, जहां पर न्यायालय अपना ज्यूरिडिक्शन एक्सरसाइज कर रहा है, अपना क्षेत्राधिकार एक्सरसाइज कर रहा है, वहां पर उनका फिक्स प्लेस है या नहीं है, कोई निवास स्थान है या नहीं है, या जहां पर ऑफेंडर इज लाइकली टू लिव ड्यूरिंग पीरियड फॉर विच ही एंटर्स इनटू द बॉन्ड। तो ये चीज भी कोर्ट देखेगा। अगर उसका कोई निवास स्थान फिक्स नहीं है कि वो कहां रहने वाला है, तो कोर्ट उसको रिलीज नहीं करेगा। कोर्ट के जहां पर कोर्ट प्रिसाइड कर रहा है उसके ज्यूरिसडिक्शन में ही वो रहेगा।
कोर्ट ये चीज देखेगा। सबसेक्शन 2, बिफोर मेकिंग एनी ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 द कोर्ट शैल टेक इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट इफ एनी ऑफ द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न इन रिलेशन टू द केस। उपधारा 1 में, धारा 4 की उपधारा 1 में कोई भी आदेश पारित करने से पहले कोर्ट शैल हैव टू टेक इनटू अकाउंट, इनटू कंसीडरेशन द रिपोर्ट। किसकी? परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट को न्यायालय कंसीडर करेगा। सबसेक्शन 3 क्या कहता है? व्हेन एन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 1 इज मेड, उपधारा 1 में जब कोई आदेश किया जाता है, द कोर्ट में इफ इट इज ओपिनियन दैट इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑफेंडर एंड ऑफ द पब्लिक, और कोर्ट की ऐसी राय है कि अपराधी के इंटरेस्ट में या फिर पब्लिक के इंटरेस्ट में, लोक हित में यह करना आवश्यक है। क्या करना आवश्यक है? इन एडिशन पास अ सुपरविजन ऑर्डर। इसके अतिरिक्त न्यायालय क्या कर सकता है? पर्यवेक्षण आदेश पास कर सकता है। पर्यवेक्षण आदेश पास कर सकता है इसके अतिरिक्त। डायरेक्टिंग दैट, निर्देश देते हुए, द ऑफेंडर शैल रिमेन अंडर द सुपरविजन ऑफ ए प्रोबेशन ऑफिसर। यह निर्देश देते हुए कि अपराधी को एक सुपरविजन ऑफिसर के, एक अंडर दी सुपरविजन, एक सुपरविजन में रहना पड़ेगा। किसके? प्रोबेशन ऑफिसर के। कौन सा प्रोबेशन ऑफिसर? जिसका ऑर्डर उस आदेश में नाम है, नेम्ड इन द ऑर्डर ड्यूरिंग सच पीरियड, ऐसी कालावधि के दौरान। नॉट बीइंग लेस देन 1 ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट, अनदर क्वेश्चन ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, कि जो सुपरविजन ऑर्डर सेक्शन 4 में इन एडिशन पास किया जाता है वो कम से कम कितने वर्ष का होना चाहिए? तो नॉट लेस देन, जबकि उपधारा 1 में 3 साल का मैक्सिमम क्या था? बंद पत्र की कालावधि थी, इससे अधिक नहीं आप एग्जीक्यूट करवाओगे। लेकिन यहां पर 1 वर्ष से कम नहीं होगा पर्यवेक्षण आदेश, ठीक है। नॉट लेस देन 1 ईयर एज मे बी स्पेसिफाइड देयर इन एंड मे इन सच सुपरविजन ऑर्डर impose such condition as deem necessary for the due supervision of the offender। और ऐसे पर्यवेक्षण आदेश में, सुपरविजन ऑर्डर में कुछ न्यायालय अगर चाहे तो शर्तें भी अधिरोपित कर सकता है, impose such condition, जो कि नेसेसरी है उस अपराधी का सुपरविजन करने के लिए, राइट। इसके बाद में द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3। अब हमने देखा था ना, सुपरविजन ऑर्डर उपधारा 3 में न्यायालय ने किया पर्यवेक्षण आदेश। शैल रिक्वायर द ऑफेंडर, अपराधी से अपेक्षा करेगा बिफोर ही इज रिलीज्ड, उसको रिलीज किए जाने से पहले क्या अपेक्षा करेगा न्यायालय अपराधी से? टू एंटर इनटू ए बॉन्ड, एक बंद पत्र वो निष्पादित करे, चाहे वो विद और विदाउट श्योरिटी हो, प्रतिभू के सहित हो या रहित हो। किस बात का? टू ऑब्जर्व द कंडीशन स्पेसिफाइड इन सच ऑर्डर, कि ऐसे आदेश में जो कंडीशन है, जो शर्तें हैं, उनको ऑब्जर्व करेगा वो। एंड सच एडिशनल कंडीशन विद रेस्पेक्ट टू रेजिडेंस, और अपने रेजिडेंस से संबंधित कुछ अतिरिक्त शर्तें, एब्सटेंशन फ्रॉम इंटॉक्सिकेंट्स, और ऐसे व्यक्ति जो कि मादक पदार्थों का सेवन करते हैं उनसे दूर रहेगा मीन टाइम, और एनी अदर मैटर एज द कोर्ट में हैविंग रिगार्ड टू द पर्टिकुलर सर्कमस्टांसेस कंसीडर फिट टू इंपोज, और कुछ अलग कंडीशंस जो कि हर केस टू केस डिफर कर सकती है सर्कमस्टांसेस के तहत। किस बात के लिए? कंसीडर फिट टू इंपोज फॉर प्रिवेंटिंग और अ रिपीटेशन ऑफ द सेम ऑफेंस और ए कमीशन ऑफ अदर ऑफेंसेस बाय द ऑफेंडर। ये सारी कंडीशन इसलिए इंपोज की जा रही है कि आप ऐसे जो ऑफेंस के लिए आपको कन्विक्ट किया गया था उसको बार बार रिपीट नहीं करें या कोई अनदर अपराध कारित नहीं करें। सबसेक्शन 5, द कोर्ट मेकिंग अ सुपरविजन ऑर्डर अंडर सबसेक्शन 3 शैल एक्सप्लेन टू द ऑफेंडर द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द ऑर्डर। न्यायालय जो उपधारा 3 में पर्यवेक्षण आदेश पास कर रहा है उसमें जो भी शर्तें अधिरोपित न्यायालय के द्वारा की गई हैं, कंडीशन विच वाज इंपोज्ड बाय द कोर्ट अंडर सबसेक्शन 3, कोर्ट शैल एक्सप्लेन एवरी कंडीशन टू द ऑफेंडर। जैसे चार्ज को पढ़कर और बोलकर सुनाया जाता है ना, आरोप को पढ़कर और बोल के एक्सप्लेन किया जाता है, ऐसे ही यहां पर जो कंडीशंस होंगी उनको भी न्यायालय पढ़कर सुनाएगा जो आदेश में जो शर्तें हैं। एंड शैल फोर्थविथ फर्निश वन कॉपी ऑफ द सुपरविजन ऑर्डर टू ईच ऑफ द ऑफेंडर्स, द श्योरिटीज इफ एनी एंड द प्रोबेशन ऑफिसर कंसर्न।
और सुपरविजन ऑर्डर की कॉपीज भी दी जाएगी। इसकी प्रतिलिपि किस किस को दी जाएगी पर्यवेक्षण आदेश की? अपराधी को, एक से अधिक है तो प्रत्येक अपराधी को, श्योरिटी अगर कोई है तो प्रतिभू को, और प्रोबेशन ऑफिसर को, पर्यवेक्षण अधिकारी को। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आज हमने फ्रेंड्स देखा सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 4 तक। अब एक बार वापस से रिवाइज करते हैं। सेक्शन 1 है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, संक्षिप्त, नाम, विस्तार और इसका कमेंसमेंट कब से प्रभाव में कब से आया। सेक्शन 2 में हमने देखा डेफिनेशंस, परिभाषाएं। परिभाषाओं में 4 परिभाषाएं थी। 2A में तो 2A में कोड था, 2B में प्रोबेशन ऑफिसर था, 2C में प्रेस्क्राइब्ड था और 2D में वर्ड्स एंड एक्सप्रेशन, शब्द और अभिव्यक्तियां। धारा 3 में देखा न्यायालय की कतिपय अपराधियों को सम्यक भर्त्सना पर छोड़ देने की शक्ति, पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स आफ्टर ड्यू एडमोनिशन। कुछ सेक्शन देखी थी हमने उसमें। फिर सेक्शन 4 था पावर ऑफ कोर्ट टू रिलीज सर्टेन ऑफेंडर्स ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, सदाचार पर कुछ कतिपय अपराधियों को छोड़ देने की न्यायालय की शक्ति। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आए तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। रिमेनिंग सेशन को हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जैसे ही हम इस एक्ट को पूरा कर लेंगे उसके बाद में यहीं पर आप सभी के लिए एमसीक्यू सेशन लेके आऊंगा ताकि प्रैक्टिस की जा सके और मुझे भी ये पता लग जाए कि आपको ये एक्ट कितना समझ में आया है। हम यहाँ पर बाइलिंगुअल पढ़ने वाले हैं, 2 भाषाओं में। हम यहाँ पर हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। दो द पेनल फाइल इज इन ओनली अवेलेबल इन इंग्लिश, लेकिन मैं हिंदी भी उतनी ही बोलूंगा जितनी मैं इंग्लिश बोलता हूं, ठीक है। और अभी अपनी टेस्ट सीरीज भी कंटिन्यू है, वो चल रही है। अगर कोई भी कैंडिडेट, कोई भी एस्पिरेंट को लगता है कि मुझे टारगेट बेस्ड स्टडी करनी है और कंटिन्यूटी मेरी मेंटेन रहे, क्योंकि अब एग्जाम ज्यादा दूर नहीं है, तो अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि कंटिन्यूटी मेंटेन रहे तो टेस्ट सीरीज ले सकता है ना। तो टेस्ट सीरीज के लिए आप संपर्क कर सकते हो। आपके पास इस संस्था के कॉन्टेक्ट नंबर होने भी चाहिए और नहीं है तो मैं बता देता हूं 7073719138। आप 10 बजे से 6 बजे तक इस पर कॉल कर सकते हो और अधिक जानकारी ले सकते हो। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार।